वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए। प्लस जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी में आप जैसे पता है विद्युत धारा, जिससे आपके सवाल हर एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा उन सभी के लिए। आइए इस क्लासेस को पूरा पढ़ते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं क्या कुछ क्लासेस में कहा जाता है, क्या कुछ इस चैप्टर में कहा जाएगा, वो सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट मतलब वर्तमान, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, वर्तमान की जो बिजली है उसको हमको डिटेल से पढ़ना। हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है। अब तो वर्तमान बिजली क्या है इसको हम डिटेल से आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आपके करंट के बारे में। पहला टॉपिक यहाँ पर कहता है करंट। अब करंट क्या है? करंट यानी हम बात करते हैं जो धारा, विद्युत धारा है। जैसे करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सही बात है। यानी धारा जो है आवेश के प्रवाह की दर है, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। मान लीजिए जैसे हम एक क्यू जो है हमारा करंट हो गया, तो क्यू मतलब करंट, इसको हम ऐसे करंट से डिनोट तो नहीं कर सकते हैं, हम कह सकते हैं करंट की जो आई से ही तो करंट होता है। ओहो! तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक पर चलते हैं अपना करंट के बारे में। करंट जो है यानी विद्युत धारा जो भी है, तो करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सही बात है। यानी करंट जो है, धारा जो है आवेश के प्रवाह की दर है, जिसे हम क्यू दे दिए हैं नाम। अब मान लीजिए कि जो क्यू है, क्यू फ्लो कर रहा है, मतलब किसी तार में एक बिंदु है, उससे टी समय में प्रभावित हो रहा है, जिसे हम टाइम से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो हम तार में जो है विद्युत धारा I कर देंगे, यानी हम कह देंगे कि I बराबर Q बाय T, ये होता है आपका करंट। सिंपल सी बात। यानी हम एक ऐसे एसआई यूनिट की अगर बात करें, तो दी एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कूलम्ब पर सेकेंड या फिर एम्पियर, ये भी हम कर सकते हैं। यानी हम सिंपल सा बात ऐसा समझे, करंट कहते किसे हैं? करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसका यूनिट एम्पियर होता है। और एवरेज करंट जो होता है वो टोटल चार्ज जो फ्लो करता है उसका टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें काफी सारे इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। आप इन सारे एग्जाम्पल्स को आप डिटेल से देख सकते हो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स को आप जो है खुद से लगाना है आप लोग को। बाकी अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा उस सवाल को। चलेंगे हम आगे अपने टॉपिक पर। अब कहता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह और पारंपरिक धारा क्या होती है? जैसे जब व्हेन चार्ज फ्लो दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जब आवेश प्रभावित होता है तो वह धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है, सही बात है। और हम बात करें फॉर हिस्टोरिकल रीजन, कुछ ऐतिहासिक कारणों से द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो। यानी कुछ ऐतिहासिक कारण से पारंपरिक जो धारा है उसकी दिशा को धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा के रूप में लिया जाता है। और वही एक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है पता है? चालक होता है। मान लो कंडक्टर है तो कंडक्टर में द करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी चालक में धारा जो है ऋण आवेश से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गति के कारण जो है प्रभावित होता है। इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है तो ये जो है चालक प्रभावित होता है। ठीक है, और इसलिए देयरफॉर इन अ सर्किट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहा जाता है इसी के वजह से जो परिपथ में जो पारंपरिक धारा है उसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत हो जाती है और विपरीत वो फ्लो करने लगती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बताने की कोशिश किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कैसे करता है और पारंपरिक धारा कैसे फ्लो करता है। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक उसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, पूरा एक जो है डायग्राम बना के दिया गया है किस तरह से जो है कन्वेंशनल करंट प्रभावित हो रहा है पारंपरिक धारा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे यहाँ पर फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह है वो। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव सारे चीजें बताई गई। तो एक पूरा जो है एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका क्या कहता है? मेंजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या है मेंजरिंग इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? मतलब जो विद्युत धारा जो है उसको हम मापते कैसे हैं, ये भी ज़रूरी है मापने के लिए। तो बात करें
टू मेजर द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड एमीटर कैन बी यूज्ड। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में सवाल आता है एमीटर का, कि विद्युत धारा के आकार को मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर का उपयोग करते हैं। अब एमीटर की बात कर लेते हैं, ये रहा एमीटर, कुछ इस तरह से रहेगा, एमीटर लगा रहेगा, रेजिस्टर लगा रहेगा, यहाँ पर बैटरी लगा रहेंगे, तो इसको जो है मापते हैं, जो भी विद्युत धारा फ्लो हो रहा है इस बैटरी के थ्रू, प्लस माइनस के थ्रू, एक रजिस्टर होते-होते जाके एमीटर में जाएगा। एमीटर से हम मेज़र करते हैं कि कितना वो जो हाई वोल्टेज का है, लो वोल्टेज का है, ये सारी चीज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर भी ठीक एक बताया गया किस तरह से एमीटर जो है हर जगह एमीटर जो है आपकी नापती है करंट को। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल क्या है? इन अ सेल और बैटरी द केमिकल चार्ज चेंजेस टेक प्लेस व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश। चलिए अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, यानी वैद्युत वाहक बल। अब वैद्युत वाहक बल क्या होता है? जैसे इन अ सेल और बैटरी, यानी मान लो किसी सेल या फिर बैटरी, इसमें जो है केमिकल चेंजेस टेक प्लेस व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका मतलब क्या है? वो भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन में है और अराउंड द सर्किट। अब मतलब क्या है? जैसे किसी एक हम सेल या बैटरी को ले लें, उसमें जो है वो जो बैटरी है उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। जो वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, उसको परिपथ में जो है जो राउंड द सर्किट है, उसमें जो है आवेशक प्रभावित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? और यहीं पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, यानी किसी भी जो विद्युत स्रोत है उसका विद्युत चालक बल ईएमएफ एक संपूर्ण सर्किट के चारों ओर एक इकाई आवेश को चलाने में स्रोतों द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। ठीक है? और इसका एसआई यूनिट ईएमएफ का एसआई यूनिट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एसआई यूनिट होता है जूल पर कूलम, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है या फिर इसे हम इसका जो एसआई यूनिट जहाँ पर जूल पर कूलम लिखा रहेगा चाहे वोल्ट लिखा रहेगा, तो जो भी लिखा रहेगा आपको आंसर लगाना है। चलिए अगला चलते हैं टॉपिक पर। सेल है। सेल जो है किस तरह से एक सीरीज वाइज़ सीरीज होता है। सीरीज वाइज़ सीरीज होता है, ये ज़रूरी है, ये आपको जानना ज़रूरी है। एक आता है बात कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कैसी आती है? सीरीज में आती है, पैरेलल आती है। तो वो जो है आपका पैरेलल आती है, ना कि सीरीज आती है। ठीक है? ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद रखना है। तो सीरीज की अगर बात करें, सीरीज क्या है? यानी श्रृंखला में जो है कोशिकाएँ ये सेल तो हम कह देंगे, जो बैटरी है वो किस तरह से लगी रहती है। तो जैसे 1.5 वोल्ट का ये है, फिर भी ये भी 1.5 वोल्ट का, ये भी 1.5 वोल्ट का, एक सीरीज में लगा हो। The connection gives an increased EMF because charges can potential energy from all three cells when they pass through the cell। यानी यह संयोजन ईएमएफ को बढ़ाता है क्योंकि आवेश जब तीनों सेलों से होकर गुजरते हैं तो वे जो है तीनों सेलों से स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है? चलिए और अगला आगे पॉइंट कहता है दे कंबाइंड ईएमएफ। ये जो है संयुक्त ईएमएफ की गणना व्यक्तित्व को जोड़ता है। ठीक है? को जोड़कर रखती है। चलिए, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। एक मैंने अभी सीरीज़ बताया, एक पैरेलल। पैरेलल जो हमारे घरों में लगा रहता है, वो किस तरह से रहता है? सीरीज़ नहीं लगाया जाता है क्योंकि अगर सीरीज़ लगाएँगे तो तुरंत जो है ब्लास्ट हो जाएगा घर में, तारें जल जाएगी। पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में क्या है? पैरेलल में जैसे चार्जेस फ्लो राउंड द सर्किट will split into three equal portion when the reaches A and each portion passes through one cell only। अब जैसे परिपथ में प्रभावित आवेश A पर पहुंचने पर 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे और प्रत्येक भाग केवल एक सेल से होकर गुजरेगा। The gain in potential energy for any charge in each portion is only from one of the three cell। यानी प्रत्येक भाग में किसी भी आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा में लाभ केवल 3 सेलों में से एक से होती है। ठीक है? चलिए वही बात करेंगे दी जो एडवांटेज ऑफ दिस आर्गुमेंट। पहला पहला क्या है? ये जो व्यवस्था है इसके काफ़ी सारे हमें फ़ायदे देखने को मिलता है। जैसे
जो सेल है वो प्लेट्स होने पहले लंबे समय तक टिकेगी। प्लेट्स में जो होता है फ्लैट्स, इसी के कारण जो है ये लंबा समय तक भी टिकता है। दूसरा, इसमें जो सेल होती है ये उच्च धारा की आपूर्ति करने में सक्षम होती है। ठीक है? चलिए, इसके काफ़ी सारे यहाँ पर देखो एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं, तो इन सवालों को अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगला चलेंगे टॉपिक पर हम जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। जैसे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट इज़ डिफाइंड एज़ द वर्क डन टू डेराइव अ यूनिट चार्ज थ्रू द कंपोनेंट। मतलब घटक एक घटक है, तो घटक के बीच जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही तो होता है कि संभावित अंतर, और जो घटक है उसके बीच विभवांतर घटकों के माध्यम से इस इकाई के आवेश को चलाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो संभावित अंतर है उस उसके बराबर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, यानी उस समय में किया गया टोटल चार्ज। V इज़ इक्वल टू WIQ जिसे हम डिनोट करते हैं। अब इसका एसआई यूनिट भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट जो होता है जूल पर कूलम्ब, या फिर इसे हम वोल्ट भी कहते हैं, या फिर इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। अच्छा, अगर करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट क्या है? करंट जो है आपका ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमेशा याद रखना है, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसका हम एसआई यूनिट एम्पीयर कहेंगे। ठीक है? एम्पीयर कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं जो करंट फ्लोइंग पर एरिया थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट, और ये इसे हम करंट डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या कहता है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कुछ बहुत सारे, तो एग्जांपल भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब मेंसुरिंग, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तो मापने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए क्या लगती है, तो इसको हमको पढ़ना है। अब जैसे मापन में जो संभावित अंतर है उसका मापन कैसे होता है? दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट इन अ सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय अ वोल्टमीटर। एक हमने एमीटर से मापा था, ठीक है, बिजली को। अब यहाँ पर आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मापते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। तो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो दिया गया वोल्टमीटर किस तरह से। ये पूरा एक वोल्टमीटर है, इससे हम जो है मापते हैं बिजली को, प्लस माइनस लगा रहता है कि कितना उसमें बिजली है या नहीं है, सारी चीज़ें। रेसिस्टर भी साथ में लगा होता है कम ज़्यादा करने के लिए फ्लो को। ज़्यादा पड़े ना तो ज़्यादा अगर जाएगा तो उससे जल भी सकता है। जो बैटरी हो गया या फिर कुछ भी, मान लो बल्ब जला रहे हैं तो वो जल जाएगा, ज़्यादा अगर पावर चले जाएगा तो जितना उसमें लगना चाहिए उसको उतना ही बिजली पहुँचाने के लिए रेसिस्टर लगा होता है। देखो इसमें ये पूरा एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। चलें आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ सिंपल सर्किट, इसका क्या मतलब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ सिंपल सर्किट, यानी एक सरल परिपथ के चारों ओर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो देखो ईएमएफ है, ईएमएफ जानते हो अपन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ मेजर of the electrical potential energy which charges gain as they pass through a series of cells। यानी जो ईएमएफ है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का माप है जो आवेशों को तब प्राप्त होती है जब वह सेलों की एक श्रृंखला से गुजरता है और चार्जेस लॉस देयर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो है आवेश है वो अपनी स्थितिज ऊर्जा खो देता है और ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी अपना जब स्थितिज ऊर्जा खो देता है तो उसे ऊर्जा के अन्य रूप में परिवर्तित कर देता है, और यहीं पर जो प्राप्त कुल विद्युत ऊर्जा है उसको खोई हुई कुल विद्युत ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, बराबर होगी तो ये सही से वर्क कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका यहाँ पर देखो, अगला पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि अगला पॉइंट कहता है द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ फोर्स of the cell must be equal to the sum of potential difference across all the component in the circuit। यानी सभी सेलों के ईएमएफ का योग परिपथ के सभी घटकों के बीच विभवांतर के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया पूरा एक एग्जांपल E1 प्लस E2 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये पूरा एक एग्जांपल आपको दिया गया। चलिए आगे चलेंगे, आगे आपके सवाल पर है, आगे अपना सवाल आप इसको लगा सकते हैं। When there is an electrical current is a metal wire
व्हाट फ्लो थ्रू द वायर। तो आप इसमें जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल है आपको लगाने पड़ेंगे। इन सभी को आप होमवर्क टाइप का समझिए, ठीक है? ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवाल को आप लोग लगा लीजिएगा। हम चलेंगे अपने टॉपिक पर, जितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल है जो उन सभी सवालों को लगाने की। चलिए, ये सारे सवाल का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। चलिए, जल्दी जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो काफ़ी सारे सवाल हैं यहाँ पर, और चाहें तो ये सवाल, ये जो जितना भी आपको दिया गया है, ये सारे सवाल आप लोग को पर्सनली भेज दिया जा सकता है, ठीक है? तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिए, आप लोग को भेज दिया जाएगा, या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो। अगला सवाल पर चलते हैं, रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है? रेसिस्टर, ए रेसिस्टर इज अ कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट व्हिच प्रोवाइड अ नोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है रेसिस्टर का मतलब? यानी जैसे प्रतिरोधक, रेसिस्टर का मतलब सबसे पहले होता है अवरोध, और ए रेसिस्टर इज कंपोनेंट यानी प्रतिरोधक विद्युत परिपथ का एक घटक है, जो प्रतिरोध का ज्ञात मान प्रदान करता है, और इसका उद्देश्य किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के आकार को नियंत्रण करना हो। एंड इट पर्पस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। ठीक है, ठीक एक आपका एग्जांपल दिया गया है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर अ फिक्स्ड रेसिस्टर और इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर अ वेरिएबल रेसिस्टर, दोनों के लिए आपको एग्जांपल दे दिया गया। एक होता है थर्मिस्टर। अब ये क्या है? ये क्या है? तो इसका मतलब क्या है? थर्मिस्टर का मतलब क्या होता है? इस पर हम चलेंगे। अब जैसे थर्मिस्टर को हम थर्मिस्टर कहते हैं, तो थर्मिस्टर का जो उपयोग है वो तापमान संवेदक के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि अलार्म, ठीक है, फायर अलार्म, और देयर इज रेसिस्टेंट डिक्रीजेस एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे यहाँ पर पॉइंट दिए गए, यानी जो एक तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम हो जाता है, और जैसे कम तापमान एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर जो थर्मिस्टर है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और उनमें से जो है बहुत कम धारा जो है प्रभावित हो सकती है, और उस तापमान पर थर्मिस्टर का प्रतिरोध कम होता है और उनके मध्य से अधिक धारा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपको बताए गए हैं। थर्मिस्टर किसके लिए उपयोग है ये भी बताया गया है। एक आता है इसमें टॉपिक एलडीआर। अब एलडीआर क्या है? एलडीआर क्या है? एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, एलडीआर यानी प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक। अब इसका उपयोग जो है प्रकाश के स्तर को पता लगाने के लिए किया जाता है, डिटेक्ट लाइट लेवल। और उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं इसमें एग्जांपल के लिए, कि जो स्वचालित सुरक्षा लाइटें हैं उसमें ये होती है, और प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध जो है वो कम भी हो जाता है। इसमें पॉइंट है इन द डार्क एंड एट लो लाइट लेवल, यानी अंधेरे में और कम रोशनी में एलडीआर का प्रतिरोध अधिक होता है, और इसमें इससे जो होकर बहुत कम धारा प्रभावित होती है, और तेज रोशनी में एलडीआर का प्रतिरोध जो है वो कम होता है, और इसमें अधिक धारा जो है वो फ्लो करती है। चलेंगे आगे अपने टॉपिक पर, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसे कहते हैं? रेसिस्टेंस किसे कहते हैं? रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे रेसिस्टेंस को हम कहेंगे प्रतिरोध। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द डिग्री टू विच एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपोजेज द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत प्रतिरोध उस डिग्री का माप है जिस तक एक विद्युत घटक विद्युत प्रवाह के प्रवाह का विरोध करता है। और रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट टू द करंट फ्लो थ्रू इट, यानी प्रतिरोध को घटक के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे प्रतिरोध रेसिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यानी संभावित अंतर बटा वर्तमान, आर बराबर वी बाय आई। चलिए, अब एक हम जो रेसिस्टेंस है उसका हम यूनिट भी समझेंगे। जैसे रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अब ओम के बारे में भी पढ़ना है। सबसे पहले जो ए रेसिस्टर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ठीक है? मतलब इसका क्या मतलब कहा जा रहा है? इसका मतलब कहा जा रहा है कि एक प्रतिरोध का प्रतिरोध 1 ओम होता है। एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध ओम होता है। यदि उसमें से 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है,
जबकि उसके पार विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। इसका काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल दिया गया है, एग्ज़ाम्पल आप इसको लगा सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक क्या कहलाता है? लेंथ, लंबाई। किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध दुगनी हो जाता है। यानी डबलिंग द लेंथ ऑफ अ वायर डबल इट्स रेजिस्टेंस। वही क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी किसी तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को आधा करने पर उसका प्रतिरोध दुगना हो जाता है। इसलिए एक पतला तार का प्रतिरोध समान आकार के तांबे के तार से ज्यादा होता है। मटेरियल यानी सामग्री। एक नाइक्रोम तार का प्रतिरोध समान आकार के तांबे के तार से अधिक होता है और टेम्परेचर इसमें है यानी तापमान। धातु चालकों के लिए प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है और अर्धचालक के लिए यह तापमान के साथ घटक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस बताया गया है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन रेसिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर द रेसिस्टेंस आर ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर is directly proportional to the its length and inversely proportional to its cross section area, जिसे ए से डिनोट करेंगे। यानी इसे धातु चालक के प्रतिरोध पर प्रयोग एक समान तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आर ए यहाँ पर बताया गया है आपको। चलिए आगे चलेंगे। कंबाइनिंग बोथ द रिजल्ट वी ऑब्टेन, जो हमने यहाँ पर रिजल्ट ऑब्टेन किया था यानी आर अल्फा एल बाई और यहाँ पर आर बराबर रॉ एल बाई, ये दोनों एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पर रॉ जो है रॉ जो है रॉ क्या है? एक स्थानांतरक है। जहाँ पर रॉ आपको दिया गया है वो स्थानांतरक है, कांस्टेंट, ठीक है? और इसके तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता हम इसे कहते हैं। और यहाँ पर रॉ पदार्थ का एक गुण है और यह तार के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता और रॉ का SI मात्रक ओम मीटर होता है। चलेंगे अपने अगले पॉइंट पर। देखिए, अब जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स है रोम के, जैसे सिल्वर, आपका कॉपर, एल्युमिनियम, इन सभी की देखो रेसिस्टिविटी भी बताएगी। तो अगर इन सभी का रेसिस्टिविटी आप देख रहे हैं, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? जितने भी रेसिस्टिविटी है, वो कुछ मटेरियल्स के, सब मटेरियल्स के आपको यहाँ पर दिए गए। इसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल हैं। अगर एग्जाम्पल को लगाना चाहें, तो एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं। अब हम चलेंगे रेसिस्टर इन सीरीज। जो रेसिस्टर है, वो सीरीज में कैसे होता है? श्रृंखला में प्रतिरोधक। If two or more resistors are connected in series, they give higher resistance than any of the resistor by itself. यानी यदि दो या अधिक प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो वे किसी भी प्रतिरोधक की तुलना में अधिक प्रतिरोध देंगे। ठीक है, जैसे आपको पूरा यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। फॉर रेसिस्टर इन सीरीज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी ऐसे बात करें तो इस श्रेणी क्रम में संयोजक प्रतिरोधक के लिए प्रभावी प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध का योग होता है। आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर। एग्जाम्पल के तौर पर रेसिस्टेंट पैरेलल कैसे होगा? रेसिस्टर जो है वो पैरेलल में कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे इफ टू और मोर रेसिस्टेंट आर कनेक्ट इन पैरेलल, यानी यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो वे किसी भी प्रतिरोधक की तुलना में कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं और इसका प्रभाव पतले प्रतिरोध तार के बजाय मोटे प्रतिरोध तार के उपयोग जैसे ही होता है और इससे जो है चालकता पथ पहले ही तुलना में अधिक चौड़ा हो जाता है। ठीक है? यहाँ पर पूरा एक एग्जांपल दिया है। अब जैसे बात करें एक रेसिस्टर के लिए, पैरेलल रेसिस्टर के लिए आपको प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। जैसे समांतर क्रम में संयोजक प्रतिरोध के लिए प्रभावी प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया गया है R1/R बराबर 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। Or if the above equation for two resistor is rearranged, it become R बराबर R1 into R2 by R1 plus R2। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, यानी दो प्रतिरोधक के लिए उपरोक्त समीकरण को पुनः व्यवस्थित व्यवस्थित किया जाए तो यह बन के आता है। चलिए आगे चलेंगे अपने। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, अगर एग्जांपल आप इनका देखना चाहते हो
रेसिस्टेंस पैरेलल का आप देख सकते हो। करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, अब ये भी यहाँ पर एक ही बताया गया है, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसका भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो। अच्छा, ओम लॉ हम बोल रहे हैं तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है? जैसे फॉर सम मटेरियल, जो कुछ ऐसे पदार्थ हैं उसके लिए प्रतिरोध स्थिर करता है ओम लॉ। ऐसे प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध स्थिर हो, ओम के नियम का पालन करने वाला कहा जाता है। ओम का नियम कहता है कि किसी धातु चालक से प्रभावित धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है और बशर्ते कि भौतिक स्थिति और तापमान स्थिर रहे। समझे? चलिए, ओम्स लॉ आपके बारे में बताया गया। ओम लॉ को यहाँ पर पूरा एक एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया गया है। एक मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर क्या है? मेटालिक धात्विक कंडक्टर। जब X एक धात्विक चालक है, तो ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाला एक सीधी रेखा होती है। जैसे प्लस एक द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, और द करंट ओबे ओम्स लॉ एंड हैज अ कांस्टेंट रेसिस्टेंस, यानी चालक ओम के नियम का पालन करता है और इसका प्रतिरोध स्थिर रहता है। फिलामेंट लैंप क्या है? फिलामेंट लैंप क्या है? फिलामेंट लैंप, जैसे-जैसे फिलामेंट में प्रभावित धारा बढ़ती है, तो लैंप में उत्पन्न तापन प्रवाह भी बढ़ता है और फिलामेंट का तापमान भी बढ़ता है, और फिलामेंट के तापमान में यह वृद्धि जो है, फिलामेंट के प्रतिरोध को भी बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप धारा की वृद्धि दर कम हो जाती है और धारा में परिवर्तन लाने के लिए विभवांतर में अति परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो फिलामेंट लैंप आप समझ चुके हैं फिलामेंट लैंप के बारे में। फिलामेंट लैंप के और भी पॉइंट दिए गए हैं, फिलामेंट लैंप के और भी पॉइंट दिए, जैसे मान लो जब एक फिलामेंट लैंप, तो एक ग्राफ एक वक्र होता है, इसमें धारा बताई है, विभवांतर बताया जाता है, ठीक है? और यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है और धारा बढ़ाने में इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जो फिलामेंट लैंप की एग्जांपल दी जा रही है, ठीक है? और ये जो है धारा बढ़ाने का इसका प्रतिरोध ही बढ़ जाता है, फिलामेंट लैंप के बारे में कहा जाता है। अब ऐसे बात करें तो एक सेमीकंडक्टर डायोड है। जैसे जब X अर्धचालक डायोड है तो एक ग्राफ जो है एक वक्र है। धारा विभवांतर V के समानुपाती नहीं है। यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जहाँ विभवांतर 0.6 वोल्ट से अधिक होने पर अग्र डायोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है तथा पक्ष डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है? तो सेमीकंडक्टर डायोड यहाँ पर बताया गया है। रेसिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, रेसिस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर जो आपका दिया गया है, यानी प्रतिरोधक का मान तापमान में परिवर्तन के साथ बदलता है, क्योंकि पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन मुख्यतः प्रतिरोधक बनाने वाले परमाणुओं की बदलती गतिविधियों के कारण होता है, और इसे चालकों के लिए फॉर अ कंडक्टर देयर रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी चालकों के लिए तापमान बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। हाउएवर एन इन्सुलेटर्स आर एबल टू डिक्रीज देयर रेसिस्टेंस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जबकि जो कुचालक है उसके लिए तापमान बढ़ाने में इनकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ठीक है? अब जैसे बात करें in a conductor where a large number of free electrons flowing through it, the vibration of the atom causes many collisions between the free electron and the कैप्टिव इलेक्ट्रॉन, यानी किसी चालक में जहां बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, परमाणुओं के कंपन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंदी इलेक्ट्रॉनों के बीच कई टकराव होते हैं, और यहाँ पर each collision uses up some energy from the free electrons and is the basic cause of resistance। ठीक है? यानी प्रत्येक टक्कर मुक्त इलेक्ट्रॉन से कुछ ऊर्जा का उपयोग करती है और यही प्रतिरोध का मूल कारण। वही पदार्थ में परमाणु जितना अधिक हिलते-डुलते हैं, उतने ही अधिक टक्कर होती है और इसलिए धारा प्रवाह का प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होता है। चलें, आगे टॉपिक पर चलते हैं। In a insulator, as there are so few free electrons that hardly any current can flow। यानी एक जो इंसुलेटर है उसमें इतने कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि शायद ही कोई धारा प्रभावित हो सकती है। हीटिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल वाइब्रेट द एटम्स, यानी किसी विद्युत रोधी पदार्थ की गर्मी करने में परमाणु कंपन करते हैं, और यदि हम इसे पर्याप्त रूप से गर्म कर दें तो परमाणु इतनी तीव्र से कंपन करती है कि उनके कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत धारा के वाहक बन जाते हैं, और thus at highs
temperature, the resistance of an insulator can fall sometimes dramatically. इस प्रकार जो उच्च तापमान पर किसी इंसुलेटर का प्रतिरोध कभी-कभी नाटकीय रूप से गिर सकता है। ठीक है? चलिए, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। आप चाहे तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है? इसमें आपके काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल को बताया गया है। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे चलेंगे हम अपने टॉपिक पर। तो आखिर हमने तो पूरा आखिर ये चैप्टर खत्म कर ही लिया है। इसमें हम देखो करंट के बारे में पढ़ रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो करंट है। यानी बताइए कि धारा में इसका प्रभाव, कुछ सवाल भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। वैसे पूछता है आपको, तो बताइए कि धारा में इसका प्रभाव और धारा का एम्पीयर मापा जाता है। समीकरण 4 बराबर धारा गुना समय का उपयोग करके गणना करना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई। तो आज हमने जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है प्रॉपर पूरा चैप्टर जो है क्लास 12 का ये चैप्टर पूरा खत्म कर चुके हैं। इससे जो है आपके एग्ज़ाम में भी सवाल आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, वोल्टमीटर, एमीटर से ज़्यादा सवाल आते हैं, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ अगला क्लासेस को लेकर। अगला क्लासेस किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, अगला क्लास के साथ।